हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। आज की क्लास में हम यूपी टेट पेपर टू एसएसटी सामाजिक अध्ययन की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज देखेंगे। तो आज की क्लास में हम परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण चयनित बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जो सभी प्रश्न नवीनतम यूपी टेट सिलेबस और एनसीईआरटी के परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। यदि आपका लक्ष्य है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी अन्य शिक्षक भर्ती में सफलता प्राप्त करना, तो पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो इस सेशन में कौन कौन से प्रश्न होंगे, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न होंगे, तो यह देख लीजिए। तो आपके इतिहास के 20 प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी के 20 प्रश्न होंगे और नागरिक शास्त्र के 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न अर्थशास्त्र के होंगे और पेडोलॉजी होगा 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम टोटल देखेंगे आपका 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और ऑथेंटिक सोर्स से बनाए गए हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अगर आपको त्रुटि समझ में आती है किसी प्रश्न के आंसर में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। तो इसी क्रम में हम देखते हैं आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1942। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का सिद्धांत किसने दिया था। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। पहला यहाँ पे दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान। आपका सही आंसर हो जाएगा ये, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है गीता रहस्य के लेखक कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ये, 1885। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, लोकप्रिय नारा किसने बनाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, भगत सिंह। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बाबर और इब्राहिम लोदी। यह रिपीट क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग विजय के बाद किस नीति को अपनाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, धम्म नीति या विजय नीति। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था को किसने चुनौती दी थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बसवेश्वर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1919। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1942। अब अगला सेशन आपका शुरू होता है। अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी से रिलेटेड। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 71%। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गंगा। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत में लोहा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित क्षेत्र को क्या कहा जाता है।
आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बायोम। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम। भारत में कौन सा भाग धान का कटोरा कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डी, छत्तीसगढ़ का मैदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, नॉर्मन बोरलॉग। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक झील कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, वुलर झील। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा चेरापूंजी, मेघालय, सी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में मानसूनी वर्षा करने वाली पौने कहाँ से चलती हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अरब सागर से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हिमालय। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान किस महान पर्वत से निकली नदियों द्वारा बनाया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हिमालय पर्वत। भारत का कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, केरल। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? आपका सही आंसर हो जाएगा घाघरा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम। जोजिला दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत और किस देश के बीच स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा चीन। किस दर्रे को हिमालय का द्वार कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा, ए। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है नागरिक शास्त्र का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 6। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 4A, डी। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के सामने है, भारतीय संसद में राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भंग नहीं होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भाग जो है कि 4। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368। बाकी 352, 356, 360 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 552। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 35 वर्ष, 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 63।
अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किया है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, आप सबके सामने संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 368। भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से हम अर्थशास्त्र के 20 क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 जनवरी 1935 को। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। अगला प्रश्न है, भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों का बैंक कौन होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था और इनकी सिफारिशें किस वित्तीय वर्ष अवधि के लिए लागू होंगी? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 2023 में लागू किया गया था, 2026 से 2030-31 तक लागू रहेंगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय एक्सपेंडिचर का अनुमान कितना रखा गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 10.18 लाख करोड़, सी। अगला प्रश्न है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान वित्त वर्ष 26-27 के लिए कितना लगाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 6.7। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर में अंतिम बार कमी कब की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, फरवरी 2025। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 2400 करोड़, 24,000 करोड़। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ये, भारत के वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण नीति लिबरलाइजेशन पॉलिसी की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1991 में।
अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में जारी IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 6.5। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कोयला खनन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना आवंटन रखा गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 70,000 करोड़। फरवरी 2026 में केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो है कि 70,000 करोड़ रुपए रखा गया था। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पेडोलॉजी के प्रश्न। सामाजिक अध्ययन शिक्षा शास्त्र। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, छात्रों में जागरूकता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, घटनाओं, स्थानों, दिशाओं एवं स्थानिक संबंधों को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सक्रिय रूप से छात्र सीखते हैं और बेहतर समझ विकसित करते हैं, बी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में उच्चतर स्तर पर कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सृजन, क्रिएटिंग। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में शिक्षण किस दृष्टिकोण पर दिया गया था? किस दृष्टिकोण पर बल दिया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बहुविषयक दृष्टिकोण पर, मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविषयक जो है कि दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया था, बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में स्रोत सामग्री सोर्स मटेरियल का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यह सीखने के वास्तविक, रोचक और विश्वसनीय बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सामाजिक अध्ययन में आलोचनात्मक चिंतन के विकास को सर्वाधिक सहायक होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नोत्तरी और चर्चा। कक्षा में सामाजिक अध्ययन के समावेशी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सभी छात्रों को विविध आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधि तैयार करने के लिए कहना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य लाभ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, छात्रों में अनुसंधान, सहयोग और समस्या समाधान कौशल का विकास करना। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक जो है कि अध्ययन में सबसे उपयुक्त उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग महत्वपूर्ण क्यों होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यह शिक्षक को रोचक, प्रासंगिक और जीवन से जोड़ता है। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन को एकीकृत करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के मूल्यांकन में रूब्रिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों के कार्य का स्पष्ट, निष्पक्ष और मानकों के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। अगला प्रश्न है, रचनावाद के अनुसार
प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अध्ययन में वैल्यू एजुकेशन को एकीकृत करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण, सहानुभूति और जिम्मेदारी विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन में रूब्रिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को कार्य स्पष्ट, निष्पक्ष और मानकों के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा अपने पूर्व अनुभवों और अन्वेषण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में और शिक्षण में बहुबुद्ध बुद्धियों, मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत का प्रमुख लाभ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सभी प्रकार के विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानना और उनके अनुसार शिक्षण करना। बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण में भूमिका अभिनय, रोल प्ले का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन और परिस्थितियों को समझ सके एक रोल प्ले के माध्यम से। कक्षा में ऐतिहासिक सोच, हिस्टोरिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए शिक्षक को किस पर विशेष बल देना चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कारण परिणाम, साक्ष्य और दृष्टिकोण का विश्लेषण करने पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क से विद्यार्थियों को क्या प्रमुख लाभ होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वयं सीखना, समस्या समाधान और सहयोग की भावना विकसित करना। सहयोग की भावना विकसित करना। तो आज के सेशन का हमारा जो है कि लास्ट प्रश्न होता है। तो आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज के सभी प्रश्न आपके परीक्षा अभ्यास को मजबूत करेंगे। नियमित अभ्यास करते रहिए और अगली क्लास में भी अवश्य जुड़िए, जहां हम इस प्रकार के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपको क्लास उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।